नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति शेट्टी। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें पे जो विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं, तो उनकी जगह पे अब उपचुनाव होने हैं। तो आपको बता दें कि फूलपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं बहरिया गांव से देवी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो भी बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर। तो आइए हम उनसे जानेंगे आज चुनाव के मुद्दे पर कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, वो किस लिए इस चुनाव को लड़ रहे हैं और फूलपुर विधानसभा के लिए वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। तो सर बताइए कि आपको क्या समीकरण नजर आ रहा है। अगर हम बात करें बीते लोकसभा चुनाव में, तो जो बीजेपी के जो सांसद थे वो लगभग 18,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरह से आप इस खाई को पाट पाएंगे। मैडम, ये जो खाई है दरअसल ये लोगों को जो गलत मैसेज दिया गया है, मतलब बहुत सारी गलत बातें हैं जो फैलाई गई हैं। ये संविधान को लेके कई बातें थी, बट ऐसा कुछ है नहीं। लोग समझ रहे हैं कुछ खटाखट वाली बात थी कि 8,000 रुपये दिए जाएंगे, 8,500 रुपये कुछ, तो वो सारा बात थी। उसी के कारण ये लोगों में गलत जानकारियां गई और लोगों ने वोट गलत दिए। बट ये अभी लोग समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, संविधान कुछ खतरे में नहीं है, कुछ है नहीं ऐसी बात। वो एक बड़ी बात है। और अभी लोग जो ये रिजल्ट आया इससे, और हमारे जो कार्यकर्ता और बाकी के लोग हैं वो पूरी तरह से समीक्षाएं की हैं हम लोगों ने, और ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा मैडम। तो सर, जैसे कि बीजेपी चुनाव के पहले ये दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार होगा, तो अब की वो 300 पार भी नहीं कर पाई, तो आप इस पे क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी अब कमजोर पड़ रही है। मतलब जैसे मैंने बताया आपको, बीजेपी कमजोर नहीं पड़ रही है। ये वही जो गलत अफवाहें फैलाई गई बहुत सारी, खटाखट वाली बात थी, या फिर जो संविधान को लेके कई गलत बातें कही गई, तो लोगों को गुमराह किया गया और वो गुमराह करने में सफल रहे। जैसे इस चुनाव में हमने देखा गर्मी भी बहुत थी, बहुत सारे वोटर बाहर नहीं निकले, वो एक बड़ा विषय था। एक गुमराह करना एक बड़ा विषय था, और हम अपनी बात रख नहीं पाए जनता के बीच में। तो उस पर हम पूरी तरह से अभी तैयार हैं और इस बार रिजल्ट जरूर अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप बता रहे कि अब की बार आपने बात अपनी रख नहीं पाई थी, बीजेपी सरकार अपनी बात नहीं रख पाई, तो क्या मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी सरकार जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ, इस बार सत्ता फिर से बीजेपी की बनेगी और जो है 400 पार की सीट तो वो पा ही जाएगी। मैडम, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग भरोसे में थे पूरे कि हो ही जाएगा, और हुआ भी। हम तीसरी बार सरकार बनाए हैं और बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट थे। कुछ कमियां रह गई होंगी, तो वही एक कारण था कि जो हम 400-300 पार के नीचे रह गए, पर हम सरकार बनाने में सफल रहे पूरी तरह से। और वही कॉन्फिडेंस फिर से हमारे साथ है, और हम जो कमियां थी उसे दूर किए हुए हैं। और अब अगले उपचुनाव में हम लोग अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ जाएंगे, जनता को साथ लेके जनता के बीच में जाएंगे। और जनता पूरी तरह से उत्साहित है। जो पिछली बार हम लोग बता नहीं पाए बातें, वो पूरी तरह से सब जगह पर पहुंचाई जा रही है बातें। तो सर, ये बताइए कि जो पिछला जो चुनाव लड़ा गया लोकसभा का चुनाव, वो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर ही लड़ा गया, तो चुनाव में भी ये जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। तो आप बताइए किस तरह से बीजेपी सरकार इस मुद्दे को पीछे करके और अपनी सरकार उपचुनाव में भी बनाएगी। मैडम, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा रहा है, बट महंगाई पे भी बहुत सारी महंगाई की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए। बेरोजगारी में भी अभी बहुत सारी भर्तियां निकाली गई हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भी हमने आरक्षण दिया हुआ है अलग अलग पुलिस भर्तियों में, जैसे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो ये सारी बातें हम रख रहे हैं जनता के बीच में। सारी बातें देखते हुए अभी जनता इसको विचार करेगी और बात रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो आपको ये विश्वास है कि हाँ, शासन के बदौलत बीजेपी फिर से अपनी सरकार बनाएगी। मैडम, शासन सत्ता की बात कहना गलत होगा, क्योंकि अगर शासन सत्ता की ही बात होती तो हम शासन में थे, केंद्र में भी थे, राज्य में भी थे, तो उत्तर प्रदेश का नतीजा ये नहीं होता। कुछ लोगों ने गुमराह किया, उसी का ये नतीजा है। हम वो गुमराह कैसे दूर करेंगे, कैसे अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात, एक बड़ा नतीजा होगा अब जो ये चुनाव होगा। शासन सत्ता का विषय जहाँ तक है, शासन से नहीं बनता सरकार। अपनी नीतियों पे, हमारे जो घोषणा पत्र होते हैं उस पर हमारी बातें, जितनी हम दावेदारी से रखते हैं बातें अपनी, उससे ही सरकार बनती है, और शासन सत्ता का कोई विषय नहीं रहता है। तो सर, ये बताइए कि जो एनडीए का नारा आपकी बहुत काम किया है, तो आप बताइए कि कैसे बीजेपी को क्या करना चाहिए कि हाँ, जो वोटर से चले गए हैं
इंडिया गठबंधन की तरह वो फिर से बीजेपी में आ सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बहुत जोरों शोरों से काम कर चुका है। भारत में जो इंडी गठबंधन है वो जो अफवाहें फैलाई जी। हैं और ये भी गत कई महीनों में जनता को समझ भी आ गया है जी और हम अपनी बातें पूरी तरह से रख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी गुमराह करने वाली बातें कही थी और उनके बहुत सारे गुमराह करने वाले नारे थे, वो सारी चीज़ें जनता समझ चुकी है और वो अभी उस पर फिर से कन्वर्ट होने वाले नहीं है। और जो मूल भाजपा के कार्यकर्ता वोटर्स हैं वो सब फिर भाजपा की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं जी और फिर से वो हमारे साथ ही हैं, मतलब कहीं गए नहीं थे, गुमराह थे इसीलिए काफी जो है इंडिया की गठबंधन को इतनी सीटें मिल गई जी है। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि हाँ आप समाज सेवा कर रहे, तो आप बताइए कि अभी तक आपने फूलपुर विधानसभा के लिए किस तरह के काम किए, मतलब क्या क्या काम किए? हमने कई काम किए हैं, जैसे कि हमारा कई वर्षों से यह है कि हमारे आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पे अगर किसी कन्या की शादी हो रही है तो हम 21,000 रुपये का एक अपनी तरफ से ये देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को जैसे स्कूल की किट किताबें ये लेने में तकलीफ होती है तो उसके लिए हम मदद करते हैं। हम संगम क्षेत्र में हमारा खालसा चलता है माघ के महीने में, कुंभ के टाइम पे, और सामान्य उसमें भी हम प्रतिदिन एक महीना 100-150 कंबल रोज शाम को वितरण करते हैं। कई सारे मंदिरों का हमने निर्माण किया है पूरे फूलपुर या फिर कह सकते हैं प्रयागराज क्षेत्र में, कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है हमने। इस तरह के कई सामाजिक कार्य करते रहते हैं। लोगों को और भी कई तरह की अड़चने मुसीबतें हैं तो उसमें हम सहायता करते हैं। तो ये बताइए कि आज के समय में आप फूलपुर विधानसभा में क्या कमी देखते हैं? फूलपुर विधानसभा में देखने जाए तो कमियां नहीं है, सिर्फ जो शासन है, जैसे आपने बताया, शासन को थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। कुछ काम लोगों के होते हैं समय पे नहीं हो रहे हैं, वो कुछ करने की जरूरत है जी। बाकी लगभग फूलपुर में सब प्रवीण जी ने अच्छा काम किया है तो कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं है जी। तो प्रवीण जी ने 3 बार में इतना काम किया कि हाँ फूलपुर की जनता ही उनको पीछे कर दी थी। मैडम हमने जैसे पहले ये चीज स्पष्ट कर दी है कि जनता ने नहीं किया, ये गुमराह होने के कारण हुआ है। तो जनता ही कहीं ना कहीं गुमराह हो गई थी। नहीं, जनता गुमराह नहीं हुई थी, जनता को गुमराह किया गया था। कोई तो ऐसे आगे कोई तो गुमराह नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हाँ जनता ने मूड बना लिया था कि आपकी बार सरकार वो बदल ही देगी। नहीं, उसके वो गुमराह तो एक कारण है, वो बहुत सारे कारण है। जैसे कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम कम थे, जब बूथ पे वोट देने गए लोग तो वहाँ पे पता चला उनका नाम ही नहीं है। एक वर्ग घर से बाहर नहीं निकला वोटिंग करने के लिए। हम लोग अस्वस्थ थे अच्छे ऐसे कि हम जीत रहे हैं तो वो भी थोड़ा हमारे से लचरता रही। बहुत सारे कारण ऐसे रहे, एक हम खाली गुमराह तो एक उसका पार्ट है बस। कहीं ना कहीं जनता का बड़ा मुद्दा यही है कि हाँ महंगाई और बेरोजगारी, और अभी भी शायद बीजेपी जो है उस पर कार्य नहीं कर रही है। मैडम महंगाई बेरोजगारी पे काम हो रहा है, बहुत सारी भर्तियां निकली हैं, कुछ तो मेरे ख्याल से 4 लाख से अधिक भर्तियां भी निकली हैं, कुछ 70,000 से अधिक लेखपालों की भर्तियां हुई हैं, शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं। तो बेरोजगारी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा खुद का एक प्रयोजन है कि आने वाले 2 वर्षों में हम कम से कम 2,000 लोगों को रोजगार यहाँ पे खुद निर्माण करेंगे। अपने तरफ से इंडस्ट्री का भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हाँ सारे लोग को कम से कम प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। तो बीजेपी का यही है कि हाँ अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा लड़की है लड़का, वो आगे चल के चाय की दुकान खोले या पकौड़ा छाने, अपना खुद का कार्य करे। इसमें बीजेपी ज्यादा जोर देती है। जी, ये जरूरी है। रोजगार लेने की बजाय रोजगार हमें निर्माण करने चाहिए। जैसे कि एक पकौड़ा छानता है अगर आदमी पढ़ा लिखा, तो भी वो 2-4 रोजगार अपने यहाँ से तैयार करता है। जैसे उसके यहाँ काम करने वाले 2 लड़के हो गए, और उससे क्या होता है मैडम, और जैसे सरकारी नौकरी है, अन्य जॉब का एक लिमिट है, आप 5 लाख या 10 लाख के पैकेज पे काम कर सकते हो। बट अगर एक रोजगार जनरेट कर रहे हो तो उससे आप 10 जन को वैसे छोटे छोटे दे सकते हैं काम। अच्छा, अगर हम कहा जाए कि हाँ आगे चल के हमको पकौड़े या फिर चाय की दुकान ही खोलना है, तो फिर ये युवा यही सोचेगा कि पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आगे चल के हमको चाय की दुकान ही खोलना है तो कहीं ना कहीं फिर पढ़ाई ही पीछे रह जाएगी। अगर इस तरह का माइंडसेट आ गया तो युवाओं में। मैडम आप सही कह रही हैं, ये आपने अच्छा प्रश्न भी पूछा है, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं बट उसका सही जवाब उन्हें मिल नहीं पाता है। जबकि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई लिखाई आपको एक अलग लेवल पे लेके जा सकती है। चाय की दुकानें बहुत देखी होंगी आपने, जो पहली दूसरी पढ़े हैं या इतना शिक्षित नहीं है,
पुराने लोगों पुरानी तरीके से चाय बना रहे हैं या बेच रहे हैं। लेकिन आप वहीं देखिए एमबीए चाय वाला, जी वो किस लेवल पे वो चाय को लेके गया कि आज हम सब जान रहे हैं उसने एमबीए किया, एमबीए की प्रॉपर पढ़ाई की, मार्केटिंग की तैयारी की और फिर वो चाय को उस लेवल पे लेके गया कि आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो उस चाय वाले को नहीं जान रहा हो। तो पढ़ाई लिखाई का ये फायदा है मैडम, आप चाय कहीं भी कैसे भी बेच सकते हो, बट पढ़े लिखे हो और चाय बेच रहे हो तो उसका एक अलग प्रभाव है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी से लगभग कम से कम 48 लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं उपचुनाव के लिए, तो आप बताइए कि हाँ कैसे एक कोई टिकट मिलेगा? मैडम टिकट तो एक कोई मिलना है, 48 लोग नहीं कर रहे हैं सब। ये जो लोकतंत्र है तो हर एक इंसान को अपने मन की बात रखने की आज़ादी है। तो हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ पार्टी उत्तरदायित्व दे, कुछ ना कुछ हमें जिम्मेदारी दे, या हर कोई चाह रहा है कि हम चुनाव लड़ने चाहता है जी। तो इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये तो हमारे लिए अच्छा संकेत है कि हमारे पार्टी में इतने लोग सक्षम हैं कि जो दावेदारी रख रहे हैं। हमें उम्मीदवार ढूंढना नहीं है, हमें उम्मीदवार इंपोर्ट नहीं करना है, सब हमारे घर में ही है जी। तो अगर किसी को भी मिलता है तो अच्छी बात है मैडम। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है कि पूरे देश में ये चर्चा है, ये मुद्दा बन गया है कि जो बीजेपी है वो अयोध्या से हार गई, तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि वो अयोध्या से कैसे हार गई? क्योंकि वहाँ तो राम मंदिर के ऊपर ही वहाँ पे चुनाव लड़ा गया था। पहली चीज तो आप लोग ये गलत बताते हैं कि अयोध्या से हारी है। अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं है, आप भी जानते हो। और अगर अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या से हम लोग को बढ़त थी, बट हारी है वहाँ पे कुछ विषय वहाँ पे भी वही था कि लोगों को गुमराह अच्छे तरीके से किया गया है। ऐसा मतलब माना गया है कि वहाँ के जो कैंडिडेट थे बीजेपी से उनको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ यहाँ पे तो बीजेपी जीत ही जाएगी क्योंकि राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था वहाँ पे। मैडम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ कमियां थी, कुछ बातें थी जो हम अच्छे से नहीं रख पाए और कुछ गलत भाषणों को प्रमोट किया गया, कुछ उनके कही हुई बातों को गलत तरीके से दर्शाया गया और उसी को कंटिन्यू रिपीट कर करके वहाँ पे बढ़त बना ली पक्षियों ने। तो चलिए ये बताइए कि आप फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? फूलपुर की जनता से यही अपील है कि पार्टी कोई भी उम्मीदवार दे, कोई भी रहे, उसका पूरी तरह से हमको साथ देना है, उसके सपोर्ट में रहना है और फूलपुर से फिर एक फूल कमल का आगे मोदी जी के पास भेजना है। जी धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप लोग ने देखा अभी हमारे साथ देवी प्रसाद मिश्र जी थे जो फूलपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं उपचुनाव की। तो उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अगर बीजेपी उनको मौका देती है तो वो जनता के बीच में जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। और जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि वो एक समाज सेवी है, तो पहले भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और वो कर रहे हैं। तो अगर जनता उनको बीच में लाती है अपने, तो वो इसी तरह निरंतर काम करते रहेंगे उनके लिए। तो चलिए अब वो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी फूलपुर विधानसभा में। चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MP टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं वीडियो